हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के थ्रू दो कंपनियों को देखने वाले हैं। दोनों ही सेमी कैटेगरी के अंदर में अपना आईपीओ लेके आ रही हैं। फर्स्ट वन इज क्रेजी स्नैक्स। इसका आईपीओ आ रहा है जो कि 25 जून से 30 जून के बीच में खुलने वाला है, जो अभी खुला हुआ है। हम 26 जून को ये वीडियो बना रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो तो कंपनी है जिसका नाम है श्री प्रियंका जियो कॉमेक्स SPGCL। इसका आईपीओ जो है 24 जून से 29 जून के बीच में खुला हुआ है और 212 का इसने प्राइस रखा हुआ है। तो हम पहले बात कर लेते हैं क्रेजी स्नैक्स के बारे में। राइट, अब ये जो आईपीओ जो लगाया है, इसकी जो वैल्यूएशन लगाई है वो भी काफ़ी क्रेजी नज़र आ रही है। किस तरीके से, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। उससे पहले हम बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का 42 का प्राइस सेट किया है आईपीओ के अंदर में, ताकि आप बिडिंग कर सकें 42 के प्राइस पे। और 100 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर 31 करोड़ रुपीज़ टोटल उठा रही है, जिसमें से 24 + 2 26 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 6 करोड़ रुपीज़ कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में जा रहे हैं। दैट मीन्स वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। अब क्रेजी स्नैक्स, स्नैक्स से ही नाम सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हमारे मार्केट में जो बिकते हैं, कुकीज़ हो गया, रस्क हो गया, नो, पापड़ पापड़, ब्रेड्स, केक्स, ये सब कुछ बनाने का काम करती है। आई थिंक पापड़ नहीं बनाती। राइट, तो ये जो बेसिक आइटम्स है ये सब बनाती है। तो मैंने कौन-कौन से बताया, केक्स, ब्रेड, रस्क, कुकीज़, बिस्किट्स, ये बनाती है। और कंपनी जो आईपीओ के पैसे उठा रही है उनसे क्या काम में लेने वाली है उन पैसों को, तो यह बोल रही है कि हम नई मशीनरीज़ वगैरह खरीदने वाले हैं मोस्ट ऑफ द पैसों से, और बाकी जो है हमारे पास थोड़ा-सा लोन हो चुका है तो उस लोन को हम चुकाने वाले हैं। बेसिक रीजंस हैं, अच्छे रीजंस हैं, बिकॉज कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी कब बढ़ाती है, जब कंपनी के पास में ऑलरेडी प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन अच्छा खासा चल रहा हो तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है। दैट मीन्स कि और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी तो कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ेगा, तो नेट प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे। दैट्स ए वेरी पॉजिटिव न्यूज़। तो कंपनी का प्रमोटर अपना स्टेक सेल क्यों कर रहा है? और दूसरी बात, कंपनी को अगर मशीनरी की जरूरत है, स्टिल मशीनरी की अगर जरूरत है, लोन चुकाने की अगर जरूरत है, तो भी प्रमोटर अपने ही शेयर बेच के खुद की जेब में पैसे क्यों ले रहा है? वो कंपनी के पास में क्यों नहीं ले रहा? उसके लोन क्यों नहीं चुकाना चाह रहा है? कुछ तो घपला है। सब सबसे पहले हम लोग जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली चीज़ है उसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके पास में जो फैसिलिटीज़ है जहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ पे जो ब्रेड है वो 99% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। बन इज 98%, रस्क 57%, केक्स 21, कुकीज़ 98। एक दूसरी फैसिलिटी है इनकी जो गोरखपुर यूपी के अंदर में है, और ऊपर वाली कहाँ पे है, वो भी गोरखपुर यूपी में ही है, पिन कोड भी सेम ही है। दैट मीन्स वहीं पे है। G3, ओके। सेक्टर 15, सेक्टर 13, ओके, सेक्टर अलग है, बाकी वहीं पे है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी ये भी जो है चिप्स बनाती है, जिसकी यूटिलाइजेशन 14% है। पिछले साल 12% थी, इस बार 14% है। नेक्स्ट यहाँ पर पिछले साल 17% थी और 22% नमकीन की है। रस की यहाँ पर अगेन 87% की कैपेसिटी पे चल रहा है। ऊपर भी जो रस्क था वो 57% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी, नीचे जो है 86% है। दैट इज ओके। स्नैक्स अगेन 23, और स्नैक्स ऊपर नहीं है, ओके। तो ये 23 है, पिछले साल 20% के आसपास थी। दैट मीन्स कंपनी के कुछ जो हैं चीज़, जो मशीनरीज हैं वो फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही हैं, कुछ जो है वो अभी भी नॉर्मली चल रही हैं। दैट इज ओके। तो रीजन समझ में आ गया कि पैसे क्यों कम जो है उठा रही है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने की जरूरत है, दैट इज द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के अंदर में 121 करोड़ की बैलेंस शीट की साइज है आज के दिन, जिसमें से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है दैट इज अराउंड 42 करोड़ रुपीज। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ कंपनी के अंदर में ठीक नहीं है। आफ्टर द आईपीओ भी कंपनी का जो मैनेज जो आरएचपी को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सारा का सारा लोन नहीं चुकाया जा रहा है, क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा है, 35 करोड़, और इस साल 40 करोड़। ये तो है करंट लाइबिलिटी, जो कि शॉर्ट टर्म लोन है। ये देख रहे हो, ये लॉन्ग टर्म लोन, ये 28 करोड़ का, 30 करोड़ का लोन है। तो दैट मीन्स बैलेंस शीट के अंदर मोस्टली जो पार्ट है वो लोन का ही है। राइट, अब उसमें से भी थोड़ा सा लोन चुकाने वाले हैं, तो उससे होगा क्या, मोस्टली तो पेमेंट जो इंटरेस्ट में जाएगा। तो ये थोड़ा सा बैलेंस शीट की हालत ख़राब है। हालत थोड़ी ख़राब नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। राइट, अब ये पैसा लगा हुआ कहाँ पे है, तो पैसा इन्होंने एक तो फैक्ट्री में लगा रखा है ऑलरेडी, और दूसरा जो नई कैपिटल जो फैक्ट्री जो और बढ़ा रहे हैं उसमें लगा हुआ है। दैट मीन्स अभी उसने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया फैक्ट्री ने, जो बाकी जो अभी मशीनरीज वगैरह लगेंगे तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। वहाँ पर 13-14 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हुए हैं। अब चलो लॉन्ग टर्म वाला जो पैसा है, राइट, जो नॉन करंट लाइबिलिटी वाला जो पैसा है, वो तो हमें दिख गया कि कहाँ लगा हुआ है, 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपए के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहा है
कि मशीनरी में लगा हुआ है और वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में लगा हुआ है। दूसरा जो पैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट के अंदर में और इन्वेंट्री के सेगमेंट में पैसा लगा हुआ है। अगर आप लोग दोनों में देखोगे तो इन्वेंट्री जो है इन कंपनी की जो है कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक अगेन अब एक बार थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करने से पहले एक बार रेवेन्यूज को देख लेते हैं, सो दैट वी कैन विल कम बैक टू दिस नंबर अगेन। यहाँ पर देखना रेवेन्यूज को देखते हैं तो 90 करोड़, फिर यहाँ पर 128 करोड़, 111 करोड़ और इस साल जो है अगेन 87 करोड़। दैट मीन्स इस बार भी 120 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होने वाला है, जो कि पिछले सालों के जो रेवेन्यूज हैं उनके मुकाबले डाउन है। दैट मीन्स कंपनी का माल जो है सिग्निफिकेंटली इतना कुछ खास नहीं बिक रहा है। अगर बिक भी रहा है राइट, तो भी कंपनी के पास में मोस्टली जो है माल बच जा रहा है, और वो भी कौन सा माल बच जा रहा है, जो कि खराब होने वाला आइटम है। दैट मीन्स आने वाले टाइम के अंदर में कंपनी एक बहुत बड़ा राइट ऑफ कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी का अच्छा खासा हिस्सा है जो है वो अभी क्रेडिट पे पड़ा हुआ है। मतलब मोस्टली माल जो है कंपनी क्रेडिट पे रखती है, स्टिल नहीं बिक रहा है। इसका मतलब कि माल कंपनी जितना बेच पा रही है उसका 70% जो माल है वो पड़ा ही रह रहा है। मतलब वो बिकने साइकिल तो बंधी हुई है, बट अगेन कंपनी के पास में पड़ा हुआ है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे पड़ा हुआ है। दैट इज अ बैड थिंग। दैट मीन्स जो कैपिटलाइजेशन है, जो कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो मुझे वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत नजर आ रही है। यहाँ पर नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि हमें देखने को मिल रही है 6 करोड़। पिछले साल भी 6 करोड़ थे, उसके पिछले साल 5 करोड़ थे। जब कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, और इस साल कंपनी का अगेन रेवेन्यू नॉर्मली उसी के आसपास में है, बट स्टिल नेट कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। दैट इज ओके, बिकॉज थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है, 10 करोड़ के आसपास से उम्मीद है। तो इस कंपनी को और आगे चर्चा करने में मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा है, बिकॉज हमारे सामने दो चीज दिक्कतें हमें ऑलरेडी समझ में आ गई है। वन इज कंपनी की ऑलरेडी जो यूटिलाइजेशन है वो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा ज़्यादा दिखाई जा रही है, बिकॉज कंपनी का यहाँ पर माल तो बिक ही नहीं रहा है इतना ज़्यादा, स्टॉक में ही पड़ा हुआ है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पर स्टॉक में पड़ा हुआ है। दूसरा चीज़ जो मुझे देखने को मिल रहा है दैट इज़ कि कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं, जबकि वो इस कंपनी के अंदर में जो लोन है उसको चुका सकते थे आईपीओ के पैसों से, बट दे चोज टू फिल देयर ओन पॉकेट्स इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द लोन फॉर द कंपनी। नेक्स्ट, जो कंपनी लोगो यूज में लेती है ये वाला मेनली, ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। जबकि इन्होंने जो नाम है वो एक 35 जो क्लास है उसमें जरूर रजिस्टर करवा दिया है, बट उसके अलावा कंपनी का जो नाम भी रजिस्टर्ड नहीं है। और कंपनी जितनी प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर में चल रहा है, फैक्ट्री वगैरह, वो सब कुछ लीज पे देखने को मिल रहा है। सो फाइनली जो मेरा व्यू बन रहा है कंपनी को लेकर के, दैट इज नॉट द पॉजिटिव, नॉट ऑन द पॉजिटिव साइड एज ऑफ टुडेज डेटा। फ्यूचर में अगर डेटा सुधरता है तो आने वाले टाइम के अंदर में, तो वी विल अगेन डू द एनालिसिस ऑन दिस कंपनी एंड डिसाइड एट दैट टाइम। सो फ्रॉम एज ऑफ टुडेज एनालिसिस, लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। दूसरी, अगर हम लोग यहाँ पर हवा भी चेक कर लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जीएमपी, तो जीएमपी भी आज के दिन जीरो ही चल रहा है, जबकि परसों तो इसकी क्लोजिंग है। सो लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की भी अभी कोई उम्मीद नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में कंपनी आती है दैट इज दिस वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, प्रियंका वन, श्री प्रियंका जियो कॉमेक्स, राइट। इसका जो आईपीओ 24 जून से 29 जून के बीच में खुलने वाला, 212 का प्राइस सेट किया और 344 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है भाई साहब ने। भाई कौन सा माल फूंक के वैल्यूएशन लगा रहे हैं आजकल, समझ के बाहर है ये जो जितने भी आईपीओ आ रहे हैं इनके लीड मैनेजर्स। नेक्स्ट, ओके 344 करोड़ रुपए तो ऐसा कुछ काम भी कर रही होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर जितना पैसा है सारा कंपनी के पास में जा रहा है, दैट इज ए नाइस थिंग। लेट्स सी आगे क्या चलने देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 72% मालिकाना हक जो है कंपनी के प्रमोटर्स के पास में ही रहने वाला, दैट्स अगेन ए गुड थिंग। नेक्स्ट, कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनमें जो पैसे उठा रहे हैं उसका क्या करने वाले हैं, तो वो देखने को मिल रहा है कंपनी का लोन चुकाने वाले हैं 10 करोड़ रुपए से। 16 करोड़ रुपए से कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, दैट मीन्स बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं रोजमर्रा की बिजनेस के अंदर में। नेक्स्ट, जो इनकी एक सब्सिडरी है जियो मिन कमोडिटीज सिंगापुर से रिलेटेड, उसके अंदर में पैसा लगाने वाले हैं वर्किंग कैपिटल उसके अंदर में भी सुधारने के लिए। ये बेसिक रीजंस हैं, अच्छे रीजंस हैं। अब कंपनी के जो दो काम हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक तो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। जो राइस ब्रान ऑयल है
वो एक तो निकालती है, राइट, उसकी फैक्ट्री लगी हुई है। तो ये कंपनी का रेवेन्यू का सिर्फ 7% है, 17-18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वहाँ से आता है। बाकी 12 करोड़ रुपए जो दूसरा पार्ट है उसी के जो बाई प्रोडक्ट है वहाँ से आता है, जो राइस ब्रान ऑयल निकलने के बाद जो पीछे माल बचता है उसमें से। तो 12 करोड़ रुपए वहाँ से। तो जो इंडिया के अंदर में जो बिजनेस है उससे कंपनी का लगभग 30 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट, जो मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो ट्रेडिंग से आता है। कंपनी क्या करती है, जो कॉपर के जो कैथोड्स होते हैं, बायराइट, ये जो फ्लोरोस, राइट, ये सब कुछ खरीद कर बेचने का काम करती है। जो इनकी जो दूसरी जो सब्सिडरी कंपनी है जो बाहर है, वो किसी दूसरे देश से खरीदती है और कहीं और पे बेचने का काम करती है। सो ट्रेडिंग करने का काम करती है। और इनके पास में कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो 2027 तक का, एक 2028 तक के, दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास में सप्लाई को लेकर के। तो मोस्टली जो है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो मिनरल्स हैं उनको खरीदने बेचने का काम करती है। वही इनका मोस्टली का रेवेन्यू का सोर्स है इतना बड़ा। सबसे ज़्यादा जो बड़ा रेवेन्यू दिखाई देता है नंबर, वो इस वजह से है। और वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो डील इनकी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी, जो आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये क्या है कि जो नंबर्स हैं, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो ये इंडिया के बाहर से हो रहा है। और जैसे अभी चल देखने को मिल रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ में दिक्कतें चल रही हैं। तो अभी जो है मार्केट इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के इतना जल्दी भरोसा नहीं कर रहा है कि जो दिखाया जा रहा है क्या वो रियलिटी है या क्या है, राइट। तो ये जो समस्या है इस कंपनी के साथ में भी हो सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी वजह से मार्केट इसको शायद वैल्यू ना दे। इन्होंने तो खुद को दे दी है रेवेन्यूज अच्छे खासे दिखा करके, कॉपर का नाम लेकर के। बिकॉज कॉपर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां, जो मिनरल से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, उनको मार्केट में भी काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है। बट दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द माइन, राइट। ऑब्वियसली दे आर जस्ट द ट्रेडर्स, कहीं खरीदना और बेचना। सो मार्केट इनको वैल्यू नहीं दे रहा है, दो दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेन सम, गेन सम गेन्स, राइट। तो अब 80% 90% के आसपास का इनका रेवेन्यू जो है बाहर का है। और अब वी डोंट नो कि जो सब्सिडरीज इनकी स्टेप डाउन सब्सिडरी और सब्सिडरी उनके बीच में ही घूम रहा है पैसा, रियलिटी में क्या चल रहा है, तो वो कंफर्म कर पाना मुश्किल है। नेक्स्ट जो कंपनी का रेवेन्यूज देख लेते हैं एक बार, सो दैट वी कैन फाइनली पुट द फाइनल नेल इन द कॉफिन। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 219 करोड़ का रेवेन्यू किया, फिर 250 करोड़ का रेवेन्यू किया, फिर 266 करोड़ का रेवेन्यू किया, फिर अभी 250 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है पिछले 9 महीनों के अंदर में। तो यहाँ पर इस साल उम्मीद है कि लगभग ये 300 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो कंसिस्टेंट या सेम से बने हुए हैं। बट कंपनी अगर आप लोग नेट प्रॉफिट चेक करोगे तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। आई थिंक कॉपर प्राइसेस स्टिल, अगर हम लोग कंपनी का कैश फ्लो को चेक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर तो सीधा ही नेगेटिव पड़ा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है। सो फाइनल जो व्यू बन रहा है, जो नंबर्स हमने देखे हैं, जो डेटा हमने चेक किया, उसके हिसाब से कंपनी में भरोसा नहीं बन रहा है। बाकी जो इतनी ज़्यादा वैल्यू जो इन्होंने लगाई है, अगर हम लोग किसी तरीके से रिस्क लेने की कोशिश भी करें तो इन्होंने बहुत अच्छी वैल्यू लगा ली है ऑलरेडी, जो जितना डिजर्व मुझे नहीं लगता करती है, बट स्टिल, राइट। तो एक रिस्क लेने वाला जो प्राइस है वो भी नहीं नज़र आ रहा है हमें। तो ये दोनों रीजंस की वजह से ये वाली जो कंपनी है उसमें भी जो लिस्टिंग गेन की जो मुझे पर्टिकुलरली उम्मीद नज़र आ रही है वो नहीं आ रही है। एक बार थोड़ी-सी हवा देख लेते हैं। तो फाइनली जो हवा देखने को मिल रही है वो भी पॉजिटिव नहीं मिल रही है। सो फाइनल व्यू अबाउट दिस कंपनी एज़ वेल, लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। साथ में ही जो रीज़न्स हमने डिस्कस किए उसके हिसाब से अभी के फ़िलहाल के जो डेटा है उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का भी व्यू ठीक नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, अगर फ्यूचर के अंदर में सुधरती है तो फिर से एनालिसिस करके देखने की कोशिश करेंगे, बट एज़ ऑफ टुडेज़ डेटा नॉट लुकिंग गुड। So that's all my view on both the companies, and finally see you tomorrow.